हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। इसका मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इवनिंग का कहाँ पे है, तो इवनिंग की वीडियो ऑलरेडी बना दी है मैंने, आज से 10-12 दिन पहले ही अपलोड कर दी थी, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, इसी वीडियो के कॉमेंट में जाओ, कॉमेंट में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी, आप देखोगे, ये हमने बना रखी है इवनिंग शिफ्ट की वीडियो, ये पहले से बना रखी है, तो आपको जरूर पेपर से पहले देख के जाना है क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पेपर कब हुआ था, तो ये पिछले साल यानी 2024-25 के सेशन में हुआ था और 11 मार्च 2025 के दिन ही आपका पेपर हुआ था, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा और जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि मतलब ज़्यादा आपका टाइम ना लगे और जल्दी से जल्दी हो जाए। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आ रखा था और सभी चैप्टर की वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक सारे चैप्टर ऑलरेडी कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर पेपर से पहले इनको देख के जाना, ठीक है। तो देखिए आप सभी जानते हैं सेक्शन ए जो है इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 नंबर वाले होते हैं। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 नंबर वाले हैं, ठीक है। सेक्शन डी में आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं और सेक्शन ई में आपका मैप वाला क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से 5 सेक्शन में आपका पेपर होता है और मैं आपको कंप्लीट पेपर कराने वाला हूँ। तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि MCQ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेसोपोटामिया के किस भाग की खेती जो थी वो सबसे अधिक उपज देती थी, ठीक है। तो ये दक्षिण मेसोपोटामिया की जो खेती थी वो ज़्यादा उपज देती थी, ठीक है, क्योंकि ये जो भाग था ये ज़्यादा उपजाऊ भाग था, इसीलिए यहाँ पे जो खेती होती थी उसमें फसल ज़्यादा मिलती थी। तो ये पहले का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि खा। दूसरा है कि बेबीलोन, यानी बेबीलोन जो नगर है इसमें जिगुरात जो था ये क्या था, क्या ये एक टीला था या एक विशाल राजमहल था या पुस्तकालय था या सीढ़ी दार मीनार थी, तो ये सीढ़ीदार मीनार थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई सूचना के आधार पे आपको मेसोपोटामिया से रिलेटेड कोई स्थल है उसको पहचानना है और उसका आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से भी ज़्यादा था और इसमें बड़े बड़े राजमहल होते थे, बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे थे। इसके व्यापारिक घराने से दूर दूर तक अपना कारोबार यहाँ से करते थे। तो ये कहाँ की बात चल रही है, ये बेबी लोन की बात चल रही है, ठीक है, बेबी लोन की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि आपको चित्र देखना है, बहुत ध्यान से पहचानना है और बताना है कि ये कौन सा चित्र है, किसका है, ठीक है। तो देखिए ये सॉल्सबरी कैथेड्रल है, यानी कि एक बड़ी चर्च है जो कि इंग्लैंड में थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के बड़े चर्च जो थे वो क्या कहलाते थे, उसको हम कैथेड्रल बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि खालिस्तान आपको भरना है। रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए जो पुरुष थे यानी कि जो वहाँ पे मेल होते थे उनके लिए कंपलसरी था सैनिक सेवा देना, ठीक है। तो सैनिक सेवा में उनको जाना कंपलसरी था। इसको क्या कहा जाता है, इसको बलात भर्ती कहा जाता है। बलात का मतलब होता है जबरन, यानी जबरन उन भर्ती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य के भाषा समूह के संदर्भ में आपको मिलान करना है और बताना है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका बी होगा और आप इसको मैच करते रहना, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ ताकि आपका पेपर जो है जल्दी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दास समूहों के प्रयोग की निंदा करने वाले लेखक कौन थे, तो प्लिनी इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, निर्जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल को परस्पर जोड़ के रखा, ठीक है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उनका समाज जो था वो कई प्रतिपक्षीय वंशों में विभाजित था, ये भी ठीक है। यानी सही तो दोनों हैं पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा अपना ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों था। देखो बहुत सारे कारण हैं इसके। कारण एक ये भी है कि उनकी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो घनी आबादी के लिए आवास नहीं जुटा सकती, क्योंकि भाई घनी आबादी थी, उतनी कृषि से काम नहीं चल पाएगा और खेती ये लोग करते नहीं थे, आपको पहले ही पता है कि ये लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन वगैरह करते थे। तो आपका का जो है बिल्कुल ठीक है, खा को पढ़ते हैं। स्वतंत्र प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें नगरों में रहना पसंद नहीं था, ये भी ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, ये कबीले वाले लोग थे, लूट मार करते थे, लूट मार करके खा लेते थे, कभी यहाँ आए 6 महीने बाद वहाँ आए फिर कहीं और हैं, इनका कोई परमानेंट ठिकाना तो था नहीं। तो ये भी एक रीज़न है कि स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, अगर इनको नगरों में रखा जाएगा तो इनको पसंद नहीं आएगा।
नेक्स्ट है कि उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा शिकारी संग्रहण पे आधारित थी, जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती थी। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लोग खेती तो करते नहीं थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, ठीक है, संग्रहण करते थे, लूट मार करके खा पी लेते थे, इस तरीके से रहते थे। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था? तो ये गोबी हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस देश की जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम दिया और उसको फ्रांस बना दिया? तो ये जर्मनी की जनजाति थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनेस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के मोनोस से आया है। मोनोस का मतलब क्या होता है? मोनोस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता था मोनोस, ठीक है, ये मोनोस याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रम के अनुसार लिखना है, यानी कि आपको बताना है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, ठीक है, यानी कि क्रम में लिखना है। तो देखो इसमें तो आपको वैसे सीधा सीधा आंसर दे रखा है, क्योंकि इसमें ऐसे ही हुआ था, यानी 1 2 3 4 दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, तो आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो नॉर्मन जो लोग थे, इन्होंने एंग्ली सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करी थी। कब की बात है ये? 1066, यानी 1066, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया। फिर इसके बाद फ्रांस में जो कैथीड्रल है, जो बड़ी बड़ी चर्च है, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये 1100 के बाद शुरू हुआ था, ठीक है, यानी इसके बाद ये आएगा। ये जो प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता था, ये कब की बात है? ये 1347 से लेके 1350 के आसपास की बात है, ठीक है, तो ये इसके बाद आएगा। इसके बाद अगला है कि किसानों ने विद्रोह कब किया था? तो ये आप देखोगे 1381 में किया था। तो अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो ये बिल्कुल क्रम में लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी, पहले ये घटना हुई, फिर उसके बाद ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, फिर ये। तो अपना आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है कि रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो ये रोम के अवशेषों से प्रोत्साहित एक नई वास्तुशैली थी। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। इस शैली में पॉप, धनी, व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोगों के घर बनवाए गए थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो धनी लोग थे, जो पॉप थे, या जो अभिजात वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसने इस शैली में अपने घर बनवाए थे, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन भवनों में लेखा चित्र भी थे, मूर्ति भी थी, और यहाँ पे उभरे चित्र भी थे, इससे इसको सजाया गया था, ये भी ठीक है। यानी आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप देखो कहाँ पे ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन। इस वास्तुशैली में भवनों पर कर के रूप में राजाओं को अपार धनराशि प्राप्त हुई, ये गलत है, यानी इसमें फोर्थ गलत है बस आपका, बाकी सारे सही है, ठीक है, यानी 1 2 3 सही है, फोर्थ आपका गलत है। नेक्स्ट है कि मंटुआ राज्य पर शासन करने वाली महिला कौन थी? यह थी इसाबेले द इस्ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1673 में हुई थी, याद याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको खालिस्तान भरना है। अमेरिका के जो मूल निवासी थे, ये रंगीन सीपियों को जोड़कर एक बेल्ट बना देते थे, उसको क्या कहा जाता था? इसको वैम्पूम बेल्ट कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के गोल्ड रश से जुड़ी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब इसमें से सही कौन सा है, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हजारों की संख्या में लोग अफ्रीका पहुंचे। भाई क्यों अफ्रीका पहुंचेंगे? लोग अमेरिका पहुंच रहे थे ना, उनको अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के सबूत मिले थे, वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे, इसलिए वो जा रहे थे। तो अफ्रीका की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो पहला तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो जहां जहां पे पहला ऑप्शन है वो आपका गलत है, यानी यहाँ पे पहला ऑप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे भी पहला ऑप्शन है तो ये गलत है। अब आपको पता लग गया कि आपका आंसर या तो का होगा या फिर ये लास्ट वाला होगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन होगा आपका या फिर आपका डी ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे चेक करते हैं इसको। पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ, बिल्कुल शुरू हुआ, क्योंकि चीन से मजदूर मंगाए गए थे, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर रेल निर्माण के लिए अमेरिका के बाहर से मजदूर बुलाए गए थे, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सड़क रेलवे निर्माण के पीछे अमेरिका के मूल निवासियों के विकास का उद्देश्य था, बिल्कुल गलत, ठीक है। अमेरिका के मूल निवासियों का विकास करना कोई उद्देश्य नहीं था, यहाँ पे केवल दूसरा और तीसरा पॉइंट ही ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जिसके लिए स्थानीय शब्द था कैम्बरा। अब कैम्बरा का सही मीनिंग क्या है? इसको सभा स्थल कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? सभा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चीन के प्रसिद्ध नेता जो है उनकी पहचान करनी है। तो ये गरीब परिवार से थे, आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं, मिशनरी स्कूल से एजुकेशन लिए इन्होंने, इनके कार्य 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सन या सेन है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में असत्य यानी कि आपको गलत पहचानना है। तो गलत अगर आप ये पहचानोगे तो देखो ये आप सभी जानते हो
कन्फ्यूशियस जो थे ये चीन के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? चीन के फिलोसोफर थे, ठीक है, वहाँ के दार्शनिक थे। लेकिन यहाँ पे तो जापान लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो आपको यही पहचानना था। तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर आपको यहाँ पे नहीं करना है। सेक्शन बी में आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 18 नंबर का ये सेक्शन बी है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हो। तो बाकी मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पशुचारक जो थे ये निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। आपको अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देने हैं, आपको बताना है कि कैसे आप सही बता रहे हो, ठीक है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो खाना बदोश पशुचारक थे ये कहीं ना कहीं शहरी जीवन के लिए खतरा थे। कैसे खतरा थे? तो देखिए, आपको पता है जो गड़ेड़िए थे ये क्या करते थे, अपनी जो भेड़ बकरी होती थी इसको पानी पिलाने के लिए ले जाते थे। कहाँ से ले जाते थे? ये बोए हुए खेत से ले जाते थे, यानी किसी ने मेहनत करके खेती की है और ये उसके ऊपर से अपने जानवर ले जा रहे हैं, यानी कि उसकी फसल की तो आप समझ लो कि नष्ट ही हो जानी है उसकी फसल, उसको क्या ही मिलना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते थे, तो ये एक तरीके से उनके लिए, किसानों के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है कि खाना बदोश गड़ेड़िए किसानों के गांवों पर हमला कर देते थे और उनका माल लूट लेते थे, यानी उनके पास जो भी सामान है, माल है, ठीक है, पैसा, धन दौलत, अनाज, ये लूट ले जाते थे। बस्तियों में रहने वाले लोग जो थे वो पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उनके पशु जो थे वो नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे, ठीक है, इसीलिए। और इन पे नज़र भी रखी जाती थी कि क्योंकि ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते थे, लोगों को परेशान करने वाली, इसलिए इन पे नज़र भी रखी जाती थी, ठीक है। इसी में अथवा में आपके सामने क्वेश्चन था, मान लो अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये कर सकते थे कि गिलगेमिस का जो महाकाव्य है वो किस बात पे प्रकाश डालता है, इसमें कौन सी घटना का वर्णन है, आपको ये बताना है। तो देखिए, मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पे बहुत ज़्यादा गर्व था, इसका वर्णन उन्होंने गिलगेमिस महाकाव्य में मिलता है, ठीक है, उन्होंने किया हुआ है। तो ये काव्य जो है ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ये एनमर्क के बाद गिलगेमिस जो थे ये उरुक शहर पे शासन करते थे, ठीक है। अब ये जब इसमें शासन कर रहे थे तो गिलगेमिस जो थे एक तरीके से योद्धा माने जाते थे, वीर माने जाते थे, ठीक है। तो गिलगेमिस अपने वीर, जब इनके वीर दोस्त की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद ये अमरत्व को खोजने के लिए निकल जाते हैं। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो शहरी जीवन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और युद्ध में जो शहर नष्ट हो जाते थे उसके बाद अपने काव्यों के जरिए उनको याद करने के लिए उस पर लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि कोई शहर अगर नष्ट हो गया है तो अपने काव्यों में उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बातें आपको बतानी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, ठीक है। तो देखिए, मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिकाएं मिली है वो 3200 ईसा पूर्व की है, यानी 3200 बीसी के आसपास की है। इसमें क्या मिलता है, ये लिखा क्यों करते थे? ये व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए लिख लिखते थे, लेखन कला का यूज करते थे। बैल, मछलियाँ, रोटी, इनके कुछ साक्ष्य मिले, 5000 के करीब सूचियाँ, सूचियाँ का मतलब यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, 5000 के करीब लिस्ट मिली है जिसमें बैल, मछली, रोटी आदि के बारे में लिखा हुआ मिलता है। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखने के लिए, देखो हम किसी से पैसा लेते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। अगर हम उसको कहीं पे लिख कर रखेंगे तो लिखने के बाद हम उसको कभी भी खोल के देख सकते हैं उस कागज को, तो हमें पता लग जाता है भाई कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से उस जमाने में जब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी तब कागज तो नहीं होता था, ये लोग पट्टिका में लिखते थे। तो ये आपसी लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए पट्टिका में लिख लिया करते थे। जब कोई जमीन खरीदी बेची जाती थी तो उसको ट्रांसफर करने के लिए, हस्तांतरण करने के लिए भी पट्टिका में ही लिखा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेखन कला का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा एक और चीज बता सकते हो कि शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है उसके निर्माण के लिए भी ये लोग लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान और रोम वासियों की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी वो बहुदेववाद थी, यानी यूनान के और रोम वासी जो थे ये कई देवताओं की पूजा करते थे। बहुदेव का मतलब एक से अधिक देवताओं की पूजा करना। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसका मूल्यांकन करना है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लोग अनेक पंथों को मानते थे और उसकी उपासना में विश्वास रखते थे। ये लोग जुपिटर की पूजा करते थे, जूनो की पूजा करते थे, मिनर्वा, मार्स, ठीक है, आदि देवी देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि ये किसी एक ईश्वर की नहीं बल्कि एक से अधिक ईश्वरों की पूजा करते थे। साम्राज्य में मंदिर भी मिले हैं, देवालय मिले हैं, मठ मिले हैं हजारों की संख्या में। इससे पता लगता है कि भाई ये लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे, धार्मिक इनकी संस्कृति थी, धार्मिक इनकी परंपराएं थी। ये बहुदेववादी थे, यानी एक से अधिक ईश्वर को मानते थे। अनेक पंथों और अनेक उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे, यानी कि पूजा पाठ करने का तरीका भी अनेक मतलब अलग अलग था।
अगला प्रश्न है कि फ्रांस में जो कैथीड्रल नगर है इसके विकास की चर्चा करनी है। ये जो कैथीड्रल नगर है फ्रांस में, इसके बारे में बताना है कि कैसे इसका विकास हुआ है। तो फ्रांस में बड़े बड़े चर्च का निर्माण जो था वो कैथीड्रल कहलाया था। कैथीड्रल निर्माण में अमीर व्यापारियों ने योगदान दिया था, क्योंकि जो अमीर व्यापारी थे वो पैसा देते थे, दान देते थे। इसमें पत्थर यूज़ किए जाते थे, क्योंकि पत्थर से बनी हुई मजबूत और पक्की ये इमारत होती थी। कैथीड्रल जो थे ये बाद में क्या हो गए, तीर्थ स्थल बन गए। यानी जो ईसाई थे यहाँ पे अपने प्रेयर वगैरह करने के लिए आते थे, तो बाद में ये तीर्थ स्थल बन चुके थे क्रिश्चियन के लिए। आसपास जो थे कई सारे घर बनने लगे, ठीक है, मकान बनने लगे, लोग रहने लगे। तो एक तरीके से पूरे के पूरे नगर का विकास हो गया, जिसको क्या कहा जाता था, इसको कैथीड्रल नगर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसमें रंग बिरंगे कांच का प्रयोग किया जाता था खिड़कियों में। दिन में क्या होता था, सूर्य की रोशनी जो थी उससे ये अंदर तक इसमें रोशनी रहती थी। रात में यहाँ पे मोमबत्ती जलाई जाती थी, तो मोमबत्ती की वजह से रोशनी रहती थी। पादरी जो थे और यहाँ पे पादरी अपनी प्रेयर वगैरह करवाते थे, घंटियाँ बजती रहती थी, उसकी आवाज़ आती थी। भिक्षु जो थे वो यहाँ पे गीत गाया करते थे, गायन करते थे, तो उसकी आवाज़ आती रहती थी। तो इस तरीके से कैथीड्रल नगर का विकास हुआ था, ठीक है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के संदर्भ में फ्रंटियर का क्या अभिप्राय है। तो फ्रंटियर का मतलब है सरहद। अब सरहद बोले तो और आसान करे तो इसको बॉर्डर बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि किसी देश का बॉर्डर होता है सीमा रेखा, हिंदी में बोलो तो सीमा रेखा बोल सकते हो। तो फ्रंटियर का मतलब यहाँ पे सीमा रेखा से है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पश्चिमी बॉर्डर था, जिसे पश्चिमी फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लो मैंने ये बना दिया अमेरिका, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो क्षेत्र है, इस ये बॉर्डर है पश्चिम का, तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्रंटियर बोला जाएगा। अब ये खिसकती रहती थी। खिसकने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे मूल निवासी रहते हैं, कई बार उनको पीछे धकेल दिया गया, तो वो इस जगह की जगह यहाँ पे रहने लगे। फिर वो यहाँ से भी धकेल दिए गए तो यहाँ पे रहने लगे। तो इस तरीके से मूल निवासियों को कई बार पीछे हटना पड़ता था, और मूल निवासियों की जमीन जो थी उनसे खरीद ली गई थी, उनको वहां से निकाल दिया गया था। कई जमीनें युद्ध में उनसे जीत ली गई थी, ठीक है। कई जगह पे फ्रॉड उनके साथ कर दिया गया था। तो ये फ्रंटियर जो थे ये निर्धारित नहीं था, यानी ये जो सीमा रेखा थी ये फिक्स नहीं थी कि ये फिक्स है और इसके ऊपर नहीं जा सकती। ये हमेशा बदलती रहती थी। आप्रवासियों की बसावट से ये हमेशा पीछे खिसकती रहती थी, क्योंकि बाहर से लोग आते थे, यहाँ पे बस जाते थे, तो यहाँ के मूल निवासियों को पीछे की तरफ मजबूरन भागना पड़ता था। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान में तीव्र आधुनिकरण को संभव किया। यानी जापान में जो तेजी से आधुनिकरण हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या घटनाएं आपको बतानी है। तो मेजी पुनर्स्थापना से पहले की, तो देखिए यहाँ पे क्या था, किसानों से हथियार ले लिए गए। कहा गया कि भाई किसान हथियार नहीं रखेंगे। 1867 में तोकुगावा परिवार में शोगुन का पद था, पोस्ट थी, ये बना रहा। यानी तोकुगावा के हाथों में ये पद रहा। फिर दैम्यो ने क्या करा, दैम्यो जो थे अपनी राजधानी में रहे, और इन्हें बहुत आज़ादी भी मिल चुकी थी, आराम से रह सकते थे। एदो जो थे ये सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यहाँ का नगर बन चुका था, ठीक है। एदो क्या बन गया था, बड़ी जनसंख्या वाला नगर, यानी एक ऐसा शहर बन गया था जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। सामुराई लोग जो थे इनको तलवार रखने की परमिशन थी, लेकिन किसान लोगों को परमिशन नहीं थी हथियार रखने की, ये भी याद रखना है। उत्पादकता के आधार पे भूमि को बांट दिया गया था, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कोई भूमि है वो ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ से ज़्यादा उपजाऊ खेती होती है, ठीक है, तो उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया था। यानी उसको मान लो अच्छी कैटेगरी में डाल दिया गया। जिस ज़मीन से ज़्यादा अच्छी खेती नहीं होती या फसल नहीं होती, तो उसको कम उपजाऊ क्षेत्र में रख दिया गया था। यानी कि उत्पादकता के आधार पे भूमि को वर्गीकृत कर दिया गया था, बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंगतांग जो है इसके अधीन देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के बारे में आपको बताना है। तो देखिए चियांग काई शेक और कुओमिंगतांग के नए नेता बन चुके थे, और सैन्य अभियान के जरिए स्थानीय सत्ता को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। साम्यवादियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। कन्फ्यूशियसवाद को ये बेहतर मानते थे। कन्फ्यूशियसवाद में क्या था कि जो अच्छा करेगा उसको गिफ्ट देना चाहिए, जो बुरा करेगा उसको दंड देना चाहिए, तो ये इस बात को मानते थे। फिर राष्ट्र का सैन्यकरण करने का भी इन्होंने प्रयास किया, ठीक है, सैनिक शासन लाने का प्रयास किया। महिलाओं को 4 सद्गुण बताए, सतीत्व, रूप, रंग, वाणी, काम, इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। और इसका विस्तार केवल शहर तक सीमित नहीं था, ये मत सोचना केवल शहर तक था, ये गांव तक भी इन्होंने फैलाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो सेक्शन बी था, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन वो हमने कर लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेक्शन सी की। इसमें हम देखते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस दिख रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में उत्थान
किस प्रकार हुआ आपको बताना है। तो देखो, आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसको हम वर्ल्ड वॉर टू कहते हैं, ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और आपको ये भी पता होगा कि 1945 में जापान के दो शहर, एक था हिरोशिमा, ठीक है, और दूसरा है नागासाकी, यहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, जिसके कारण जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जापान हार चुका था, और जापान में आज तक तबाही वहाँ पे झेली जा रही है, ठीक है। लेकिन इतना होने के बाद, वर्ल्ड वॉर टू को हारने के बाद, परमाणु बम झेलने के बाद भी जापान जो था उसने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की करी, यानी एक आर्थिक शक्ति के रूप में वो उभर गया। तो आखिर ये कैसा हुआ, कैसे पॉसिबल है? तो आप इसको चमत्कार ही मान सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद भी इतनी तेजी से डेवलप होना, ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी है। तो चलिए समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान का आधुनिकरण कैसे हुआ, इसको समझते हैं। तो ये युद्धोत्तर चमत्कार है। युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद का चमत्कार है। संविधान को गणतांत्रिक, इन्होंने संविधान बनाया, उसको गणतांत्रिक रूप दिया। जनवादी आंदोलन में बौद्धिक सक्रियता भी रही, ठीक है। लोग जो थे वो थोड़े मतलब जागरूक हो चुके थे। यहाँ पे सरकार, उद्योग और नौकरशाही के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ, यानी कि सरकार एक तरफ है, ठीक है, उनके जो कर्मचारी हैं नौकरशाही वो एक तरफ हो गए, और जो यहाँ पे उद्योग था, इंडस्ट्री थी, इनके बीच में एक रिश्ता कायम हुआ, और मिलकर इन्होंने काम करा अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर 1964 में टोक्यो, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन करवा दिया। और यहाँ पे एक ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है, बुलेट ट्रेन जो थी यहाँ की, सिंकासेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो सिंकासेन यानी कि बुलेट ट्रेन का इन्होंने पूरा जाल बिछाया, और 1964 से 200 किलोमीटर की, 1964 में इन्होंने 200 किलोमीटर की रफ्तार की रेलगाड़ी का निर्माण करा। यानी आप ये लगा लो, 1964 में 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो शायद अभी भी नहीं होगी इतनी इतनी तेज चलने वाली ट्रेन, इनके यहाँ पे पहले से थी। और नई टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते उत्पाद बाजार में आ गए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बनाने शुरू करे, बाजार में उसका उत्पादन शुरू हुआ, बाजार में भेजना शुरू किया, ठीक है। नए सरकारी कानून से स्थिति बेहतर हो गई, क्योंकि जो नए नए कानून बनाए थे वो कहीं ना कहीं जापान की जनता के लिए सही साबित हुए। फिर पर्यावरण प्रदूषण की ओर सतर्कता बढ़ी, क्योंकि देखो सब कुछ तो अच्छा हुआ जापान में, पर एक चीज़ बहुत बुरी हुई। ये क्या हुई, पर्यावरण में प्रदूषण, क्योंकि उद्योग लगाए तो उद्योग की वजह से इनको पर्यावरण में प्रदूषण झेलना पड़ा, ठीक है। इसके लिए लोग जागरूक हुए, लोगों ने इसके लिए भी आंदोलन किया, ठीक है। तो ये हमें समझना था। इसके बाद इसी में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेके वर्तमान समय तक ताइवान के बारे में बताना है, ठीक है। ताइवान अगर आप देखोगे, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, देखिए ये भारत है, आप जानते हैं, भारत के ऊपर आप देख रहे हो ये चाइना है। चाइना में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको एक छोटा सा द्वीपीय देश दिख रहा है, अगर आप ध्यान से इसको समझ रहे हैं तो ये ताइवान है, ठीक है। ये क्या है, ताइवान है। अब ताइवान की स्टोरी आपको समझनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए चियांग काई शेक, आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देखिए, ये जो चाइना है पूरा, यहाँ पे शासन था चियांग काई शेक का, ठीक है, चियांग काई शेक। अब ये शासन चला रहे थे यहाँ पे, लेकिन 1949 में क्या होता है, एक दिक्कत हो गई, यानी यहाँ पे माओ आ जाते हैं। माओ यहाँ के लीडर थे, और माओ ने कम्युनिस्ट विचारधारा धारण कर रखी थी, कम्युनिस्ट थे ये। और इन्होंने क्या करा, यहाँ से इनको भगा दिया। अब चियांग काई शेक जो थे, यहाँ पे बहुत दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध हुआ, तो ये वहाँ से निकल के भाग गए अपनी जान बचाते हुए। तो ये अकेले नहीं आए, चियांग काई शेक अपने साथ कहते हैं कि 12 लाख लोगों को लेकर गए। कहाँ पे लेकर गए, ताइवान गए, ठीक है। और वहाँ से बहुत सारा धन लेके गए, ऐसा कहा जाता है। अब ये क्या था, समझिए अब एक एक चीज़ को। चियांग काई शेक 1949 में साम्यवादी दल की, जो साम्यवादी वहाँ पे दल सत्ता में आए, यानी चीनी क्रांति हुई 1949 में। इसके बाद इनको ताइवान भागना पड़ा, और 1894-95 से देखें अगर हम, तो ये जापान के अधीन था। अब ताइवान पे किसका कब्जा था, ताइवान था जापान के कब्जे में, क्योंकि जापान बहुत ताकतवर था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हार गया था जापान, तो जापान की कंडीशन ऐसा नहीं थी कि वो ताइवान को आगे तक झेल पाए, तो जापान ने ताइवान को छोड़ दिया। अब वो चीन के कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। तो अब इसे समझना है। तो ये पहले किसके कब्जे में था, जापान के कब्जे में था। फिर कायरो घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर होते हैं 1949 में, और इसमें चीन को संप्रभुता मिल जाती है, यानी कि अब जापान के हाथ से ताइवान चला गया और चाइना के हाथ में आ गया कहीं ना कहीं। कुओमिंतांग ने दमनकारी सरकार की स्थापना की, स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकार जो थे, ठीक है, ये छीन लिए गए, और यहाँ के लोगों को मतलब पूरी तरीके से, एक तरीके से आप ये मान लो तानाशाही वाला शासन कर दिया। जो स्थानीय लोग थे उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। भूमि सुधार के लिए इन्होंने काम करा। अब भूमि सुधार का काम हुआ तो इससे एक फ़ायदा हुआ, खेती की उत्पादकता बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, उपजाऊपन तो वहाँ पे पहले से था। फिर अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को इन्होंने बेहतर बनाया,
और उत्पादन के मामले में 1973 में जापान के बाद ताइवान दूसरे नंबर पे था। आप ये लगा लो ताइवान इतना ज़्यादा डेवलप था कि अभी भी वो जापान के बाद उसका नंबर आ रहा था। अर्थव्यवस्था व्यापार पे इनकी आधारित थी। अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती गई। और 1975 में क्या होता है, चियांग की डेथ हो जाती है। अब चियांग की डेथ हो गई है तो वहाँ पे फौजी कानून यानी सैन्य कानून, तानाशाही वाला कानून हटा दिया गया। फिर यहाँ पे मतदान के जरिए जो स्थानीय ताइवान थे इनको सत्ता में लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी ताइवान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने अपनी सेना को नया रूप किस प्रकार दिया? इसके लिए इस जो सैनिक परिवर्तन किए गए थे इसके बारे में बताना है। तो चंगेज खान की सैन्य व्यवस्था को समझिए। तो चंगेज खान जो था ये महासंघ को जनजातीय समूह, ठीक है, एक सीमित नहीं रखना चाहता था, यानी एक जनजातीय समूह तक सीमित नहीं रखना चाहता था। क्योंकि आपको पता है ये जो थे ये कबीले वाले लोग थे। अब चंगेज खान का एक अलग कबीला था, वहाँ पे जो मंगोलिया रहते थे उनका अलग कबीला था, फिर कोई अलग कबीला था। और ये कबीले आपस में लड़ते थे, एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी। कभी किसी को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया, तो ये चलता था। तो चंगेज खान ने ऐसा नहीं करा कि एक जनजातीय समूह यानी एक ही जनजाति के लोगों को रखे। ठीक है, इसने सभी को शामिल करना शुरू करा। इसने पूरा एक संगठन बनाया, उसमें सभी जनजाति के लोगों को शामिल किया। दशमलव प्रणाली का गठन किया, यानी जो सेना बनाई, सेना की यूनिट होती थी। कहने का मतलब है एक टुकड़ी होती थी जिसमें 10 सैनिक होंगे, दूसरी टुकड़ी है जिसमें 100 सैनिक होंगे, फिर तीसरी टुकड़ी है जिसमें 1000 सैनिक होंगे, और चौथी टुकड़ी जो सबसे बड़ी है इसमें 10,000 सैनिक होते थे। ठीक है, इस तरीके से उसने पूरी एक सेना बनाई। और सेना में एक ही जनजाति के लोग नहीं रखे, अलग अलग जनजाति के सारे लोगों को इसमें शामिल किया। इसमें तुर्क भी आ गए, इसमें अलग भी आ गए, ठीक है, सब आ गए। फिर महासंघ से बाहर जाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई इससे बाहर जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। तुमन, तुमन का मतलब क्या है, 10,000 सैनिकों की जो यूनिट थी इसको तुमन कहा जाता था। ठीक है, इसमें अलग अलग कबीलों के लोग इसमें शामिल थे। नई सैनिक टुकड़ियां जो थी उसने चारों पुत्रों के अधीन कर दी। उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों के अधीन उसने नई सैनिक टुकड़ी दे दी कि भाई तुम इन सेना का संचालन करो। और उसके लिए इनके बेटों ने क्या करा, उसके लिए सेना को संचालन के लिए कप्तान चुन लिया। कप्तान को कहा जाता था नोयान। तो पेपर में आया हुआ है कि बताइए नोयान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंगेज खान का साथ देने वालों को आंडा कहा जाता था। अब ये आंडा का मतलब यहाँ पे सगा भाई है। ठीक है, आंडा का मतलब वो मत समझना। नेक्स्ट है तंदुरुस्त व्यक्ति। तंदुरुस्त व्यक्ति सदस्य हथियार बंद होते थे। जो यहाँ पे जो भी मतलब अडल्ट होता था, जो हेल्दी होता था, उसको हथियार बंद, कहने का मतलब है जब आवश्यकता पड़ेगी तभी उसको सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम था। तुर्की जो मूल के लोग थे, जो युगर मुस्लिम है, ये भी इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोग इसमें शामिल होने लगे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उलूस, उलूस के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना है, यानी ये बताना है कि उलूस क्या होता है। फिर इसके बाद बताना है कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य की स्थिति के बारे में आपको विश्लेषण करना है, उसकी जानकारी देनी है। तो देखिए, नवविजित लोगों पर शासन करने की जो जिम्मेदारी थी अपने चारों पुत्रों को सौंप दिया था। ठीक है, चंगेज खान ने जो जो नए क्षेत्र जीते थे उन सारे क्षेत्रों में अपने बेटों को ही राजा बना दिया था कि भाई ये लो तुम इस क्षेत्र में जाके शासन करो। तो इसे उलूस कहा जाता था। ठीक है, उलूस का मूल अर्थ होता है निश्चित भूभाग नहीं। अब उलूस का मतलब क्या है, यानी वो जीता हुआ क्षेत्र जिसको उसने अपने बेटे को दे दिया शासन करने के लिए, इसका मतलब है निश्चित भूभाग नहीं। अब निश्चित भूभाग का मतलब क्या है, जैसे मान लो उसने कोई क्षेत्र दे दिया, इसका नाम मान लो ए है। अगर ये फिक्स है कि भाई इसकी बाउंड्री इतनी है तो ये तो निश्चित हो गया, लेकिन इसकी फिक्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मान लो अभी ये क्षेत्र दिया, हो सकता है कल को वो जीत ले अगल बगल के क्षेत्र को, उसको और बड़ा कर दे, फिर हो सकता है और बड़ा कर दे उसको जीत कर, ठीक है, या फिर हार कर उसको छोटा कर दे। तो इस तरीके से ये निश्चित नहीं होता था, तो इसको उलूस कहा जाता है। अब मंगोल साम्राज्य चंगेज खान के बाद, यानी जब चंगेज खान नहीं रहा उसके बाद कैसे चला साम्राज्य, इसको देखते हैं। तो 1236 से 42 तक रूस के जो स्टेपी क्षेत्र हैं, बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पे सफलता प्राप्त की इन्होंने, कई अभियान करे और जीते। 1255 से 1300 तक समस्त चीन, इराक, ईरान, सीरिया, इस पे इन्होंने विजय प्राप्त करी। वियना हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, मिस्र हो गया, इस पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर बाद में मिस्र में इनको पराजय झेलनी पड़ी। इसके कारण क्या था, तोलुई परिवार जो था उसका चीन के प्रति बढ़ती रुचि, चीन में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा था, इसके कारण वो बाकी क्षेत्र हार गए। रूस और चीन की सीमा पर जो जोची और जो तोलुई थे ये आपस में ही लड़ने लगे, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो साम्राज्य था कमजोर होने लगा। इनके झगड़े जो थे यूरोप की ओर जोची वंश का ध्यान हटा, यानी आपस में जो इनके झगड़े थे इसकी वजह से यूरोप की तरफ इनका ध्यान हटा, तो यूरोप भी इनके लिए जाता रहा, ठीक है, कमजोर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, इसका क्या प्रभाव पड़ा।
पुनर्जागरण का एक तरह से मतलब है पुनर्जन्म, ठीक है, फिर से जीवित होना। यानी इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पश्चिमी राष्ट्र जो थे वो मध्य युग से, ठीक है, मध्य युग के जो अंधकार था, अंधकार युग कहा जाता है जिसको, उससे निकल के आधुनिक युग में आ रहे थे, ठीक है। तो इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है, क्योंकि आपको अंधकार युग में पता है कि कितनी ज्यादा समस्याएं थी, तो उन समस्याओं से निकल के ये मॉडर्न होते जा रहे थे, आधुनिक बनते जा रहे थे, तो इसी को पुनर्जागरण कहा गया है। पुनर्जागरण की विशेषता इसे समझते हैं। तो इस समय में क्या था, लोग अंधविश्वास पे कम बातें करते थे, तर्क की प्रधानता हो गई थी, यानी कि लॉजिक पे बात करते थे, तर्क की प्रधानता पे बात करते थे, उसी को स्वीकार करते थे। वाद विवाद तथा प्रयोग का महत्व बढ़ा, इनके बीच में चर्चा, वाद विवाद, प्रयोग, इसका महत्व बढ़ने लगा था। फिर मानवतावाद विचारधारा बहुत बढ़ रही थी, तो मानवतावाद के जरिए मानव जीवन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। व्यक्तिवाद का जन्म हुआ, लोग अपने बारे में सोचने लगे। सौंदर्य की उपासना जो कलाकारों की कृतियों में नजर आती है, ठीक है, जो कलाकार थे उनकी जो रचनाएं थी, उससे सौंदर्य की उपासना, लोगों का ध्यान इधर भी जाने लगा। नए नए विचार आने लगे और लोग उन विचारों को सुनने लगे, समझने लगे। नए नए नगरों का उदय होने लगा था इस समय में। मानव जो था वो स्वतंत्र चिंतन करना उसने शुरू कर दिया था, हर चीज पे चिंतन कर सकता था, वाद विवाद विचार, ठीक है, रख सकता था। और नई नई कला शैली भी इस समय में उभर कर सामने आ रही थी। अगला प्रश्न है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन जो थे, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन जो थे, इसमें मार्टिन लूथर जो था, इसका क्या योगदान है, ठीक है, इस पे आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, इसके योगदान पे आपको चर्चा करनी है। तो मार्टिन लूथर जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये पोप तथा चर्च के कट्टर विरोधी थे। कैथोलिक चर्च को जनता के शोषण का जिम्मेदार मानते थे, और चर्च के अधिकारी जो थे ये भ्रष्ट हो गए थे। देखो, मार्टिन लूथर जो थे ये जर्मनी के धर्म सुधारक माने जाते हैं, ये चर्च के बहुत खिलाफ थे। इनको ये लगता था कि ये जो कैथोलिक चर्च है और ये जो पॉप है, ये क्या करते हैं, लूटते हैं ये जनता को, ठीक है, यानी ये जनता का शोषण करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको लूटते हैं। ये चर्च के जो अधिकारी होते थे उसको भ्रष्ट हो चुके थे, तो उनको भ्रष्टाचारी मानते थे। चर्च के सार्वभौमिक निरंकुशता को इन्होंने नकारा है, क्योंकि चर्च जो थी उसकी हर जगह बहुत ज़्यादा निरंकुशता चलती थी, तो इसको इन्होंने सही नहीं माना। ईसा तथा बाइबल को स्वीकारा, ठीक है, ये कहते थे ईसा को हमें मानना चाहिए और बाइबल को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ये जो अंधविश्वास और ये जो पॉप और ये जो चर्च है, इसको नहीं मानते थे ये। फिर एक था पाप स्वीकारोक्ति प्रथा, इसको ये गलत मानते थे। ये मतलब एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता था, और ये कहा जाता था कि अगर तुम्हें अपने पाप धोने हैं, जो भी तुमने पाप करे हैं, पाप खत्म करने हैं, तो इस डॉक्यूमेंट को ले लो, पाप, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद क्या होगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये एक तरीके से अंधविश्वास था और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, उनके पैसे लूटे जाते थे, ठीक है, तो इसका इन्होंने विरोध करा। किसानों पे चर्च जो थी वो दुनिया भर के टैक्स लगा देती थी, जो टैक्स लगाती थी तो इससे भी किसान दुखी रहते थे। राजकाज के काम में भी चर्च दखल अंदाजी करती थी, तो इसलिए राजा भी दुखी रहते थे, क्योंकि राजा जो थे वो अपना शासन चलाते थे। अब चर्च जो थी उनको भी परेशान करती थी, राजकाज के काम में भी दखल अंदाजी करती थी, तो राजा वैसे ही दुखी रहते थे इनसे। इन्होंने कहा कि हमें अगर भगवान से संपर्क करना है तो हमें किसी पादरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने जो आंदोलन करा था इसको प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके 4+4+4 यानी 3 क्वेश्चन होंगे, पैसेज होंगे आपके सामने। देखो एक बार पैसेज है, आप इसको क्या करो, एक बार पढ़ सकते हो, और मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो शहर का शासक कौन था, तो शासक था ल्यूशियस पेडेनियस सेकेंड्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि शहर का शासक जो था इसका नाम ये था, ठीक है। और उसका कत्ल किसने करा, उसका कत्ल एक दास ने कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है कि किसी दास द्वारा शासक के कत्ल के संदर्भ में पुरानी परंपरा क्या थी। इसमें पुरानी परंपरा यही थी कि अगर कोई दास किसी राजा की हत्या कर देगा तो एक छत के नीचे रहने वाले, ठीक है, उस दास के साथ सभी दासों को फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब ये एक चीज समझिए, मान लो कोई घर है, उसमें 5 दास रहते हैं, उस 5 में से किसी एक दास ने जाके राजा का कत्ल कर दिया, लेकिन बाकी 4 दास ने कुछ भी नहीं करा, वो तो भाई वो तो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन कानून ये था कि अगर एक ने हत्या करी है तो चारों को फांसी में टांग देंगे, यानी 5 को टांग देंगे, ठीक है। तो ये प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है कि नीरो ने आदेश को कार्यान्वित कराने के लिए क्या किया, तो एक अभिलेख के द्वारा फटकार लगाई लोगों को, और सेना लगा दी जहाँ पे दोषियों को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, उस रास्ते पे सेना लगा दी कि कोई उनको रोक ना सके, ठीक है, ये किया गया। फिर आपके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें क्वेश्चन है कि चर्च की खिड़कियों की क्या विशेषता थी, तो चर्च की खिड़की की ये विशेषता थी कि उसमें रंग बिरंगे कांच लगाए गए थे, सूर्य की रोशनी अंदर आती थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की तनख्वाह कैसे अदा की जाती थी? तो वेदिका से जो सिक्के मिलते थे, यानी पूजा में जो सिक्के चढ़ते थे, उन सिक्कों के रूप में की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि तनख्वाह जो थी वेदिका के सिक्कों के रूप में मिलती थी, और आटा जो था वो अपने भाई बंधुओं को सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे, यानी आटा भी ले सकते थे, ठीक है, सार्वजनिक भंडार से। अगला क्वेश्चन है कि चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने के पीछे क्या कारण था, यानी चर्च को इतना बड़ा क्यों बनाया गया, इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना विस्तृत? ये इसलिए क्योंकि जगह की कमी थी, यानी जगह का संकरापन की वजह से इनको बड़ी चर्च बनानी पड़ी। फिर यहाँ पे अत्यधिक यंत्रणा और शोर, बहुत ज़्यादा शोर हो जाता था क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाते थे, इसलिए चर्च को बड़ा बनाना पड़ा। फिर जिन दिनों दावत होती थी तो दावत के दिनों में जगह की बहुत दिक्कत होती थी, अब इसलिए इन्होंने बड़ा बना दिया उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो क्वेश्चन है कि ये जो स्रोत है इसके बारे में बताना है, तो ये ली ब्राउन की जो बातचीत है 1986 की, उसके ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तर की पट्टी के अनुसार होपी क्या मानते थे? तो होपी मानते थे कि उनके पास आने वाले जो पहले भाई बहन होंगे वो कछुओं के रूप में आएंगे। ठीक है, क्या बन के आएंगे? कछुओं के रूप में आएंगे। आप देखोगे यहाँ पे कछुओं के बारे में बता रखा है। फिर होपी लोग जो थे एक खास गांव में क्यों इकट्ठा हुए? होपी ऐसा मानते थे कि उनके भाई बहन जो है वो आने वाले हैं और कछुए के रूप में आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जब समय आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए अपने भाई बहनों का इंतजार करने के लिए। अब बात करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन बी में अपने मैप वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कि इटली का एक मानचित्र आपको दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है? जिनेवा दिखाना है, पादुआ दिखाना है, फ्लोरेंस दिखाना है, या फिर वेनिस दिखाना है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक दिखाना है। ये तो आपके 3 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहीं पे 2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी इसमें ए और बी भी आपको दिखा रखा है, आपको पहचानना है कि वो ए और बी कहाँ है। ठीक है, तो देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, आपको पहचानना है कि ये कौन सी जगह का नाम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो जिनेवा दिखाना था हमने, यहाँ पे जिनेवा दिखा दिया, यहाँ पे पादुआ है, यहाँ पे वेनिस है, और यहाँ पे क्या है? ये फ्लोरेंस है। ठीक है, ये आपका फ्लोरेंस हो जाएगा। और ए और बी आपसे पूछा हुआ है, तो ए में कौन है? ए जो है आपका ये रोम है। ठीक है, ये क्या है? ए रोम है, और बी जो है ये सिसिली है। ठीक है, बी क्या है? सिसिली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या है? ये आपका दृष्टिबाधित वाले बच्चों का प्रश्न है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दिनारियस नामक एक सिक्का था जो शुद्ध चांदी का सिक्का था। ठीक है, कितने ग्राम का था? 4.5 ग्राम का था। रोम साम्राज्य में जो लिक्विड होते थे यानी तरल पदार्थ होता था, उसकी ढुलाई के लिए जो कंटेनर होते थे उसको एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव जाता है यूरोप के किस देश से हुआ था? तो इटली से शुरुआत हुई थी। ठीक है, छापे खाने का निर्माण किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग, इंपॉर्टेंट है। दी मोशन नामक ग्रंथ किसका है? गैलीलियो। देखो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे, तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक 1 शॉट वीडियो भी बना के डाल दी है, तो 1 शॉट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो के कमेंट में, आपको कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा।